भागों में विभक्त किया है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पारिस्थितिक संरचना ने जिसमें उत्पत्ति ने जो विभक्त किया है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या होते हैं, तो आज हमारा गोल्स है, टुडे गोल्स है पारिस्थितिक तंत्र के घटक उनके बारे में स्टडीज करना। जो नेक्स्ट हमारा गोल रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में वो रहेगा पिरामिड के बारे में, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर उसके बारे में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बारे में फिर हम अच्छे से दिमागी तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन समझेंगे, जो हमने पढ़ा है उसके बारे में भी समझेंगे, ठीक है ना। चलो आज हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र संरचना एवं कार्य के बारे में। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र संरचना एवं कार्य क्या होते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो आज हम बात करते हैं पारिस्थितिक संरचना एवं कार्य। उत्पत्ति के आधार पर मैंने नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया था फ्लो में कि उत्पत्ति के आधार पर पारिस्थितिक संरचना एवं कार्य को दो भागों में बांटा गया, विभक्त किया गया है। पहला तुम्हारा अजैविक घटक, दूसरा जैविक घटक। सबसे पहले हम जैविक घटक के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं अजैविक घटक के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अजैविक घटक, जितने भी अजैविक घटक होते हैं वो सारे वातावरण से रिलेट होते हैं, ठीक है ना। और जितने भी जैविक घटक होते हैं वो सारे सजीव यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। चलो हम बात करते हैं जैविक घटक के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं उत्पत्ति, पारिस्थितिक संरचना एवं कार्य, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पारिस्थितिक संरचना एवं कार्य को दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला तो तुम्हारा जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक के बारे में, ठीक है। और जो जैविक घटक अजैविक घटक होते क्या है वो भी सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैविक घटक क्या होता है और अजैविक घटक क्या होता है वो भी हम सारी चीजें क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। एक एक से सारी चीजों को हम पढ़ेंगे, जानेंगे, एक एक शब्द का मतलब जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जैविक घटक के बारे में पढ़ते हैं। जैविक घटक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि सारे सजीव, जितने भी सजीव जीव होते हैं वो सारे किसमें सम्मिलित किए गए हैं, जैविक घटक में। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे किसमें सम्मिलित किए गए हैं, जैविक घटक में, ठीक है। अब देखो प्रकृति में जितने भी जीव हैं, प्रकृति में जितने भी सजीव हैं वो उन सबको सम्मिलित किसमें किया गया है, तुम्हारा जैविक घटक में, ठीक है। तो जैविक घटक में दो चीजें आती हैं, ठीक है। जैविक घटक का मतलब तो समझ ही गए होगे, और अजैविक घटक का मतलब होता है ये वातावरण से रिलेट करता है, ठीक है। ये वातावरण से रिलेट करता है जैविक घटक, और जैविक घटक किससे रिलेट करता है, तुम्हारी सजीव जीवों से, ठीक है ना। हमारी प्रकृति में जितने भी सजीव जीव हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और हमारे वातावरण में जितने भी निर्जीव वो सारे किसके आते हैं, अजैविक घटक के, ठीक है ना। जैविक में सजीव आते हैं, अजैविक में निर्जीव आते हैं, ठीक है। तो हम जैविक घटक के बारे में बात करते हैं। तो जैविक घटक को मैंने बताया था पहले, इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में बताया, जैविक घटक को तीन भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है, तीन भागों में। कौन कौन से भाग हैं अच्छे से पता होगा, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे को। जैविक घटक को तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहले तो उत्पादक, पहला कौन सा था, उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, और तीसरा अपघटक, तीसरा अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर को उत्पादक बोलते हैं, ठीक है ना। उपभोक्ता को कंज्यूमर बोलते हैं, अपघटक को डिकम्पोजर बोलते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं अजैविक घटक होता है। अजैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तुम्हारी वायु, दूसरा तापमान, और तुम्हारी प्रकाश विकिरण। प्रकाश विकिरण हो गया, सूर्य का प्रकाश बोल दो, बात बराबर है। प्रकाश विकिरण और तुम्हारा जल, ये तुम्हारी सारी चीजें क्या है। और एक चीज और आ जाती है, मृदा। एक चीज क्या आ जाती है तुम्हारी, मृदा। पांच चीजें हम अजैविक घटक में पढ़ते हैं जो वातावरण से रिलेट करता है, और जैविक घटक में हम सारे सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता दिया था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के बारे में।
और मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी बता दिया था उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, अपघटक क्या होता है। ठीक है, उत्पादक को अगर हम विभक्त करें प्रकृति के हिसाब से, उत्पादक को हमने दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? स्वपोषी और रसायन पोषी या विषम पोषी। रसायन पोषी या विषम पोषी। ठीक है, उपभोक्ता को तो पता ही है, उपभोक्ता को हमने चार भागों में विभक्त किया था। प्राथमिक उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और दूसरा है तुम्हारा द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता ये तुम्हारा द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता तुम्हारा तीसरा हो गया तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता, ठीक है ना। और नेक्स्ट तुम्हारा लास्ट हो गया सर्वहारी, यानी कि जिसको हम ओमनीबोरस बोलते हैं, सर्वहारी। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं ओमनीबोरस। यानी कि हम कंज्यूमर को हम बात करें, यानी कि उपभोक्ता की बात करें, तो उपभोक्ता के बारे में बात करें तो उपभोक्ता को हमने चार भागों में विभक्त किया गया है। यानी कि हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर को चार भागों में विभक्त किया गया है। प्राथमिक उपभोक्ता को हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, द्वितीय उपभोक्ता को सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, तृतीय उपभोक्ता को हम क्या बोलते हैं? टर्सरी कंज्यूमर बोलते हैं। जो टर्सरी कंज्यूमर होता है वो सबसे उच्च मांसाहारी होता है, यानी कि टॉप कार्निवोरस होता है। जो टर्सरी तुम्हारा जो कंज्यूमर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तुमको टॉप कार्निवोरस होते हैं, और हिंदी में उसको बोलते हैं उच्च मांसाहारी की प्रवृत्ति में आता है, यानी कि श्रेणी में आता है। कुछ मांसाहारी ऐसे होते हैं जो शुष्क श्रेणी में आते हैं। शुष्क श्रेणी का मतलब होता है वो मांसाहारी तो होते हैं बट वो किसी दूसरी जीव का शिकार नहीं करते हैं। ऐसे जीव को बोलते हैं हम शुष्क श्रेणी वाले जीव। ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं, एक एक से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम उत्पादक की बात कर लेते, और हाँ, अब हम बात करते हैं एक चीज और बात कर लेते, उसके बाद फिर हम उत्पादक के बारे में बात करें। अपघटक। अपघटक तो पता ही होगा। अपघटक का मतलब, अपघटक में क्या क्या चीजें आती है तुम्हारी? जीवाणु, विषाणु और कवक, ये तुम्हारे किस में आते हैं? अपघटक में आते हैं। जीवाणु, विषाणु और कवक, ये सारी चीजें तुम्हारे किस में आते हैं? अपघटक में आते हैं। ठीक है ना। चलो हम एक एक करके पॉइंट बाई पॉइंट अच्छे से समझते हैं। ठीक है ना, और एक एक को अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम स्वपोषी से स्टार्ट करते हैं। स्वपोषी के बाद एक या दो लाइनें थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा डिस्कस करने के बाद फिर हम चलते हैं। ठीक है ना, एक या दो लाइन है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम जैविक घटक, यानी कि वातावरण के जो घटक होते हैं, वातावरण में दो ही घटक होते हैं तुम्हारे। वातावरण घटक की बात करें तो वातावरण घटक में दो ही घटक सामने आते हैं। पहला तो तुम्हारा जैविक घटक हो गया, और दूसरा हो गया अजैविक घटक हो गया। अजैविक घटक की बात करें अगर हम, ठीक है, अजैविक घटक की बात करें तो ये जो निर्जीवों पे लागू होता है अजैविक घटक, जैसे कि तुम्हारा वायु, तापमान, ये सारे तुम्हारे क्या है? अजैविक घटक है। ठीक है, अगर हम जैविक घटक की बात करें तो जैविक घटक में तुम्हारा एक मुख्य घटक होता है तुम्हारे पूरे वातावरण का, जो हमारे पूरे वातावरण का सबसे मुख्य घटक की बात करें तो हमारा जैविक घटक होता है। ठीक है ना। तो जैविक घटक कुछ ऐसी चीजें शो करता है। देखो जैविक घटक पहला काम क्या करता है? सारे पारिस्थितिक तंत्र की पोषण स्तर को दर्शाता है। पोषण स्तर को कैसे दर्शाता है वो हम चीजें आगे पढ़ेंगे कि पोषण स्तर को हम किस किस लेवल पे हम दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे वातावरण में जैविक घटक हैं वो सारे पारिस्थितिक तंत्र की पोषण स्तर को दर्शाते हैं।
ठीक है, वो पोषण स्तर को कैसे दर्शाते हैं अभी हम पढ़ेंगे थोड़े आगे, ठीक है। यानी कि जैविक घटक, एक लाइन हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैविक घटक पारिस्थितिक जैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र की पोषण स्तर को दर्शाते हैं। ठीक है, जैविक घटक क्या करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की पोषण स्तर को दर्शाते हैं। ये लाइन सबसे इंपोर्टेंट लाइन है, पीएनएसटी में बहुत बार पूछा जाता है। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पीएनएसटी से इकोलॉजी से उठता है, ठीक है, जो पारिस्थितिकी चैप्टर जो यूनिट है पारिस्थितिकी उससे उठता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन, तुम्हारे कम से कम 10 क्वेश्चन आ जाती है पीएनएसटी से लगातार। पीएनएसटी के जो एग्जाम्स है, पीएनएसटी का एग्जाम्स में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी में 10 से 15 के बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 12 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो पूरा इकोलॉजी से पूछते हैं। इकोसिस्टम्स हो गया, इकोलॉजी के अंदर जीव और समष्टि हो गया, परितंत्र हो गया, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हो गया, ठीक है, विविधता वाला जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, तो जो ये 3 चैप्टर है ना, ये 3 चैप्टर कम से कम 15 अप्रोक्स 15 से तो नहीं 10 से 12 क्वेश्चन तो अप्रोक्स आते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बेटे जो होता है पीएनएसटी एग्जाम में, वो इसी चैप्टर, इन तीनों चैप्टरों से उठता है। ठीक है ना, अभी हम परितंत्र पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर हम जीवन समष्टि पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, जैव विविधता और संरक्षण की बात करेंगे हम। ठीक है ना। चलो हम बात करते हैं। ठीक है, ये तो लाइन समझ में आ गई होगी कि जैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र की पोषण स्तर को दर्शाता है। ठीक है, ये सारी चीज तो हमें पता होना चाहिए। अब वो कैसे दर्शाता है तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे अभी। ठीक है, वेट एंड वॉच, चलते हैं हम थोड़े आगे चलते हैं। हाँ, अब हम इसके बारे में थोड़े काम कर लेते हैं थोड़ा। जितने भी पोषण स्तर है, उत्पत्ति ने पोषण स्तर को 2 भागों में विभक्त किया है। उत्पत्ति के हिसाब से उत्पत्ति ने उत्पत्ति के अनुसार, ये सही रहेगा, उत्पत्ति के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार पोषण स्तर को, पोषण स्तर को प्रकृति ने, पोषण स्तर को प्रकृति ने 2 भागों में विभक्त किया है। विभक्त किया है, यानी कि पोषण स्तर के बारे में बात करते हैं। पोषण स्तर यानी कि हम ट्रॉपिक लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। नेचर के अकॉर्डिंग ट्रॉपिक लेवल को 2 पार्ट में विभक्त किया है। नेचर यानी कि प्रकृति के अनुसार, जो उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति की वजह से ही प्रकृति ने क्या कर दिया, पोषण स्तर को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है। अब कौन कौन से 2 भाग हैं वो अभी हम बात करते हैं। दो कौन कौन से 2 भाग हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये जानना भी जरूरी है कि भाई प्रकृति ने अगर पोषण स्तर को 2 भागों में विभक्त किया है, तो भाई ऐसे कौन कौन से 2 भाग हैं जिनको प्रकृति ने 2 भागों में विभक्त कर दिया है। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, पोषण स्तर के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, पोषण स्तर यानी कि इंग्लिश में इसको ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। पोषण स्तर को हम, ठीक है ना, प्रकृति के हिसाब से उसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। प्रकृति ने 2 भागों में विभक्त कर दिया है। पहला तो सौपोषी, या फिर इसको हम उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या तुम्हारा, विषमपोषी, या फिर उपभोक्ता, या फिर उपभोक्ता स्लैश करके उपभोक्ता। ठीक है, देखो सौपोषी को हम उत्पादक भी बोल सकते हैं, स्लैश करके उत्पादक हो गया, और विषमपोषी को हमने उपभोक्ता बोल दिया। ठीक है ना, 2 चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम सौपोषी के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम स्लैश करके उत्पादक के बारे में बात करने वाले हैं। डायरेक्टली अगर हम बोले उत्पादक के बारे में,
ठीक है, तो हम बात करते हैं तुम्हारा पहला, स्वपोषी या स्लैश करके उत्पादक क्या होते हैं, जरा कोई बता सकता है? स्वपोषी या उत्पादक कोई बता सकता है? स्वपोषी इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑटोट्रॉपिक प्लांट, ऑटोट्रॉपिक या स्लैश करके प्रोड्यूसर। ऑटोट्रॉपिक, सौ का मतलब क्या था? सेल्फ। पोषी का मतलब क्या होता है? भोजन का निर्माण करना। यानी कि हम बात करें ऐसे ऐसे पादप जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। अब वो स्वयं भोजन कैसे निर्माण करते हैं उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन जो शब्द है उस शब्द के बारे में हम बात करते हैं अभी। सौ का मतलब क्या होता है तुम्हारा? स्वयं। और पोषी का मतलब होता है निर्माण करना। पोषी का मतलब होता है निर्माण करना। एक मिनट, निर्माण, निर्माण करना। ठीक है, ठीक है। तो जो सौ पोषी जो शब्द है उस अगर उसको हम दो भागों में विभक्त करें, सौ प्लस अपोषी, सौ पोषी को अगर हम विभक्त करें, सौ प्लस अपोषी, सौ का मतलब होता है स्वयं, अपोषी का मतलब होता है निर्माण करना। स्वयं निर्माण कर रहा है, किसका निर्माण करते हैं पादप? भोजन का निर्माण करता है। वो कैसे भोजन का निर्माण करते हैं हम ये बात करते हैं, ठीक है ना। चलो हम सौ पोषी या उत्पादक के बारे में आगे चलते हैं, तो हमने विभक्त कर लिया, ठीक है, उसके बारे में। तो सौ पोषी या उत्पादक यानी कि ऐसे पादप जो वो जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, ऐसे पादप को बोलते हैं हम स्वपोषी पादप या ऑटोट्रॉपिक प्लांट। ठीक है, ऐसे पौधे जो स्वयं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, ऐसे पौधे को बोलते हैं हम स्वपोषी पौधे। और जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो चीजें सम्मिलित होती हैं वो चीज अभी बताऊंगा, जैसे ये पर्णहरित हो गया, एटीपी हो गया, CO2 हो गया, तुम्हारा H2O हो गया, ये तुम्हारा क्या है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सौ पोषी पौधों के बारे में कि ऐसे पौधे, ऐसे पौधे जो ऐसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, ऐसे पौधे को, ऐसे पौधों को, ऐसे पौधों को स्वपोषी, स्वपोषी या स्लैश करके उत्पादक भी बोल सकते हैं, या स्लैश करके बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण पौधे। स्लैश करके क्या बोल सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण पौधे, प्रकाश संश्लेषण पौधे कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। चलो हम बात करते हैं स्वपोषी या उत्पादक के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वपोषी उत्पादक क्या होते हैं? यानी कि ऐसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ऐसे पौधे को हम स्वपोषी स्लैश करके उत्पादक स्लैश करके प्रकाश संश्लेषण पौधे कहते हैं। ठीक है, अब हम सबको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण वाले पौधे कौन कौन से होते हैं। उदाहरण में बात कर लेते हैं, जैसे कि हम हरे पौधे, हरे पौधे क्या जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें सब में वो सनलाइट के थ्रू अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं।
कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है ना, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, यानी कि जो हमारी मृदा की उर्वरकता को इंक्रीज करता है, यानी कि इनहेंस करता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। समझ में आई? जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले हैं वो सारे नॉस्टॉक और एनाबीना जैसे एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपको कैसी सेल्स होती है वो अभी हम बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सौपोषी उत्पादक होते क्या है, यानी कि सौपोषी जो शब्द है उस वो है कैसा, यानी कि जो सौपोषी शब्द है, वो जो सौपोषी शब्द है, वो शब्द को अगर हम विभक्त करें तो कितने पार्ट में विभक्त करेंगे, दो पार्ट में विभक्त करेंगे उसको। पहला तो सौ को मतलब होता है स्वयं, पोषी का मतलब होता है निर्माण करना, ठीक है। जो स्वयं निर्माण कर रहा है, किसका निर्माण कर रहा है, भोजन का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे पौधे को बोलते हैं हम स्वपोषी पौधे, यानी कि उत्पादक, यानी कि ऑटोट्रॉपिक प्लांट है प्रोड्यूसर। ऑटोट्रॉपिक को स्वपोषी हिंदी में बोलते हैं और प्रोड्यूसर को उत्पादक बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम परिभाषा पे जाए तो ऐसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ऐसे पौधे को हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी या उत्पादक या प्रकाश संश्लेषण पौधे कहते हैं। अब हम इनके उदाहरण पे चलते हैं, उदाहरण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो उदाहरण पे चलते हैं, उदाहरण उदाहरण क्या बोलते हैं। पहला उदाहरण हो गया इनका क्या, हरे पौधे, हरे पौधे। दूसरा उदाहरण क्या हो गया इनका, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बारे में फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि बेटा आगे थोड़ा बैक्टीरिया कुछ यानी कि जीवाणुओं का भी काम होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जीवाणु। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण वाले जीवाणु। अगर हम इसको ब्रैकेट में लिखें, प्रकाश संश्लेषण जीवाणु, प्रकाश संश्लेषण जीवाणु, ठीक है। ऐसे बात करते हैं हम, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण वाले जीवाणु, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भागीदार हो, ठीक है, उनको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण वाले जीवाणु। ऐसे जीवाणु होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भागीदार होते हैं, उनको प्रकाश संश्लेषण वाले जीवाणु कहते हैं। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम थोड़ा इनके बारे में बात, साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। अगर आ गया तो बच्चों को पता होना चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, और इसके आगे भी हम पढ़ाएंगे कुछ कुछ जीवाणुओं के बारे में भी पढ़ाएंगे हम इनके आगे, ठीक है। चलो हम बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सी तो बात कर लेते हैं। चलो हम नेक्स्ट हम इसके आगे बात करते हैं थोड़ा, प्रकाश संश्लेषण वाले जीवाणु, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण वाले जीवाणु, प्रकाश संश्लेषण जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसको क्या बोलते हैं हम, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे हम इसको, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ये हिंदी में हो गया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोल सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया का जो दूसरा नाम है वो कौन सा नाम है, बात करते हैं हम। साइनोबैक्टीरिया को हम, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में भी हम जानते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया इज नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। चलो हम बात कर लेते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि
साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं। चलो हम बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो जो साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ये प्रेजेंट किसमें होता है? एक एल्गी का नाम है नॉस्टॉक एनाबीना। नॉस्टॉक एनाबीना। इसके हम प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, तो हेडिंग हम डाल देते हैं थोड़ा, प्रेजेंटेशन कहां पे होता है? नॉस्टॉक एनाबीना। प्रेजेंटेशन की बात कर ले तो प्रेजेंटेशन क्या है? कौन सा एल्गी है? नॉस्टॉक एनाबीना। दो एल्गी है, ठीक है, नॉस्टॉक और दूसरा अनाबेना, ठीक है। नॉस्टॉक एनाबीना, इनके जो प्रेजेंटेशन है, इनकी जो स्पेसिफिक जो प्रेजेंटेशन है, इनकी जो प्रेजेंट है, नॉस्टॉक एनाबीना। इनका काम क्या होता है? फंक्शन नाइट्रोजन फिक्सेशन। फंक्शन क्या होता है? एल्गी नॉस्टॉक एनाबीना को हिंदी में नॉस्टॉक एनाबीना ही बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, फंक्शन फंक्शन के बारे में बात कर लेते, तो फंक्शन क्या है इनका? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फिक्सेशन को हिंदी में बोलते हैं स्थिरीकरण, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है ना। स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है ना। सबसे पहले हमको पॉइंट पता चल गया, प्रकाश संश्लेषण वाली जीवाणु किनको बोलते हैं हम? साइनोबैक्टीरिया को। पहला पॉइंट। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा पॉइंट, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया, इनके प्रेजेंटेशन क्या है? नॉस्टॉक एनाबीना, यानी कि ज्यादातर उन्हीं में होते हैं। नॉस्टॉक एनाबीना में तो इनका फंक्शन क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके भूमि की जैविक उर्वरता को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या है इनका? भूमि की जैविक उर्वरता को इंक्रीज करना, भूमि की जैविक उर्वरता को बढ़ाना, ठीक है। इनका एक काम होता है भूमि की जैविक उर्वरता को बढ़ाना, ये इनका क्या होता है? काम होता है, ठीक है। चलो हम बात कर लेते हैं थोड़ा, इनका डायग्राम पे बात कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते कैसे? कोई भी अगर बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन करना तो वो कैसे करते हैं? इनके अंदर एक मुख्य कोशिका होती है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन कोशिका, ठीक है। तो इनके अंदर एक मुख्य कोशिका होती है जिसका नाम है नाइट्रोजन कोशिका। वो नाइट्रोजन कोशिका क्या करती है, अभी बताता हूं, ठीक है ना। हाँ, इनके अंदर एक मुख्य कोशिका होती है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक मुख्य कोशिका होती है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन कोशिका, नाइट्रोजन कोशिका, ठीक है। नाइट्रोजन कोशिका का नाम क्या है? इसका नाम है हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट, ये हेट्रोसिस्ट होती है, ये हेट्रोसिस्ट के वजह से ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इनके अंदर नाइट्रोजन कोशिका उपस्थित होती है, इसी कोशिका के वजह से ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि भूमि की जैविक उर्वरता को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। और नाइट्रोजन कोशिका को क्या बोलते हैं हम? हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो हम बात करते हैं, ये तो हमारा साइनोबैक्टीरिया के बारे में हो गया पूरा। थोड़ा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर्स उनका कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है ना। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर्स दिखता है, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर्स इनका दिखता है, ठीक है ना। ये ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स दिखता है, ठीक है। अब इनकी हेट्रोसिस्ट सेल कहां पे प्रेजेंट होती है, वो भी बात कर लेते हैं। यहाँ इनकी क्या है? जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स है, ये इनके क्या है? हेट्रोसिस्ट सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इनकी जो देखो, अगर कोई सेल है, कोशिका है, तो उसकी कवरिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कवरिंग। तो कवरिंग कैसे होती है अभी बताता हूं। ये कवरिंग होती है ऐसे, ये क्या है उसकी
कवरिंग है, ठीक है। ये किस चीज की कवरिंग होती है? ये होती है तुम्हारी म्यूसिलेजिनस शीत की, म्यूसिलेजिनस शीत की कवरिंग होती है। क्योंकि म्यूसिलेजिनस शीत की कवरिंग क्यों होती है? क्योंकि उसमें जिलेटेनियस मिक्सचर होता है आधा, इसमें जिलेटेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको म्यूसिलेजिनस शीत बोलते हैं हम। या फिर जिलेटेनियस शीत भी बोल दो, क्योंकि इसमें मिक्सचर्स तो होता ही है, ठीक है। ये हो गई सेल, ठीक है। ये तो सेल हो गई। किसकी सेल हो गई है? ये हेट्रोसिस्ट सेल है। कौन सी सेल है? हेट्रोसिस्ट सेल, यानी कि हेट्रोसिस्ट कोशिका, नाइट्रोजन हेट्रोसिस्ट सेल, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन कोशिका, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन कोशिका, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन कोशिका, ठीक है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ये तो क्या हो गई? ये तुम्हारा पॉइंट क्या हो गया? ये जो कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं? म्यूसिलेजिनस शीथ, म्यूसिलेजिनस शीथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये ये क्या है? तुम्हारी हेट्रोसिस्ट सेल। क्या है तुम्हारी? हेट्रोसिस्ट सेल, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण सेल का एक डायग्राम है, लेकिन एक कहां पे स्पेसिफिक पोजीशन कहां है इसके? बीच में, सेंटर में, जो साइटोप्लाज्म है सेल का, वहां पे होती है तुम्हारी हेट्रोसिस्ट सेल, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, इस ये यही करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, इसी का काम होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, ठीक है, इसी का काम होता है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। म्यूसिलेजिनस सीध इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें कुछ जिलेटेनियस के सब्सटेंस होते हैं, जिलेटेनियस सीध के सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको म्यूसिलेजिनस सीध बोल रहे हैं। इसमें कुछ जिलेटेनियस सीध के क्या होते हैं? स्मॉल सब्सटेंस होते हैं, स्मॉल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। इसी को म्यूसिलेजिनस सीध बोल दिया हमने, कवरिंग हो गई उसकी, ठीक है। चलो हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम, विषम पोषी भी चलती है। तो तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया का हो गया, ये सेल्स हेट्रोसिस्ट सेल हो गई, नाइट्रोजन कोशिका हो गई, ठीक है ना, कैसे करती है वो सारी चीजें हो गई, ठीक है। चलो हम बात करते हैं हम विषम पोषी की बात कर लेते हैं। विषम पोषी तो तुम्हारे 100 पोषी का हो गया, विषम पोषी की बात कर लेते हैं। विषम पोषी कैसे होता है? विषम पोषी नाम से ही उसका काम आ रहा है यार। विषम पोषी को हम रासायन पोषी भी बोलते हैं हम, या उसको हम उपभोक्ता भी बोलते हैं हम, ठीक है ना। चलो हम एक बात कर लेते हैं, ठीक है, एक छोटी सी हम बात कर लेते हैं, उसके बारे में फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो विषम पोषी, विषम पोषी क्या होते हैं? यानी कि ऐसे जीव जो उत्पादक पर निर्भर नहीं रहते, यानी सॉरी, ऐसे जीव जो स्वयं खाना नहीं बनाते हो, यानी कि स्वयं खाने का भोजन, जो भोजन का निर्माण नहीं करते हो, स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते हो, ऐसे क्या, ऐसे जीव को क्या बोलते हैं? विषम पोषी। यानी कि हम बोल सकते हैं ऐसे पादप जो स्वयं भोजन का निर्माण ना करते हो, यानी कि स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते हो, ऐसे को क्या बोलते हैं हम? विषम पोषी, विषम पोषी हम जीव बोलते हैं। चलो हम बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। विषम पोषी भी बोल सकते हैं, या फिर हम उनको उपभोक्ता भी बोल सकते हैं, या फिर हम उनको रसायन पोषी बोल सकते हैं, ठीक है। तीनों का मतलब एक है, ठीक है, तीनों का मतलब क्या है? एक है। चलो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं विषम पोषी की बात कर लेते हैं। विषम पोषी यहां पर स्लैश करके उपभोक्ता, उपभोक्ता भी, या फिर रासायन पोषी, रासायन पोषी,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि दूसरे पे डिपेंड होना। ऑटो का मतलब सेल्फ, यानी कि स्वयं डिपेंड कर हो जाना, ठीक है ना, स्वयं सेल्फ खाना बनाना, यानी कि दूसरे का खाना छीन कर खाना, वो हेट्रोट्रॉपिक यानी विषम पोषी का काम होता है। विषम पोषी ऐसे विषम पोषी में ऐसे पादप जो स्वयं खाना का निर्माण नहीं करते हो, स्वयं खाने का यानी कि स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हो, वो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, ऐसे पौधे को क्या बोलते हैं हम, विषम पोषी पौधे या उपभोक्ता या फिर भी रासायन पोषी। ठीक है, तो हम बात करते हैं विषम पोषी की, बात कर लेते हैं कि ऐसे पौधे या फिर ऐसे पादप जो स्वयं भोजन का निर्माण जो स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तथा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष परोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, ऐसे पादप को क्या बोलते हैं, विषम पोषी। ऐसे पादप को ऐसे पादप को हम विषम पोषी या स्लैश करके कहना विषम पोषी या उपभोक्ता, स्लैश पर करना, फिर स्लैश करना, स्लैश करके रसायन पोषी कहते हैं, रसायन पोषी कहते हैं, रसायन पोषी कहते हैं। ठीक है ना, तो विषम पोषी का मतलब होता है ऐसे पादप जो स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं, तथा यानी कि दूसरे किस पर निर्भर रहते हैं, उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, किस पर निर्भर रहते हैं, उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, ऐसे पौधे को क्या बोलते हैं, ऐसे पादप को क्या बोलते हैं हम, विषम पोषी, रासायन पोषी या फिर उपभोक्ता। ठीक है ना, तीनों के काम एक ही है। ठीक है, लेकिन हाँ, उपभोक्ता प्राइमरी सेकेंडरी यानी प्राथमिक द्वितीय तृतीय उपभोक्ता के बारे में हम थोड़े आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो विषम पोषी का जो मतलब है वो हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो विषम पोषी का मतलब समझ में आ गया। विषम पोषी क्या होते हैं, ऐसे पादप जो स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं या फिर दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर किस पर निर्भर रहते हैं, उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे पौधे को क्या बोलते हैं हम, विषम पोषी पौधे। ठीक है, अगर हम इसका उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या होता है, उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण दो चीजें होती है, एक तो हमारी अमरबेल, अमरबेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, कसकुटा। दूसरा कौन सा होगा, कीट भक्षी पौधे। कीट भक्षी पौधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है ना, तो दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा, उदाहरण सहित हम समझते हैं। पहले तो अमरबेल यानी हम कसकुटा बोलते हैं, कसकुटा। और दूसरा उदाहरण क्या हो गया, कीट भक्षी पौधे। कीट भक्षी पौधे यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब कौन कौन से इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गए तुम्हारे विषमपोषी हो गए। विषमपोषी यानी कि अमरबेल देखो, सब लोग गांव, जितने भी गांव वाले होंगे सब लोगों को पता होगा कि भाई जो पेड़ों पे जो पीली पीली कलर की जो बेल होती है ना, जो लटकी रहती है पेड़ों के, एकदम पेड़ों पे लटक जाती है, अगर अमरबेल का अगर छोटा सा जो टुकड़ा होता है अगर वो पेड़ पे डाल दो तो पूरे पेड़ को घेर लेती है, ये परजीवी होती है। अमरबेल किस में आती है, परजीवी में भी आती है। ठीक है, ये क्या करती है कि जो पौधे होते हैं
पौधे के अंदर जा करके उनके भोजन यानी कि उनके जो न्यूट्रिशन पोषक तत्व या जो खनिज तत्व होते हैं उसको अपने अंदर अवशोषित करने लगती है, जिससे क्या होती है पौधे की जो जो भी जड़ होती है वो खोखली होने लगती है, कुछ टाइम बाद पर वो गिर जाती हैं। ठीक है, अमरबेल इतनी घातक होती है। दूसरी हो गई तुम्हारी कीट भक्षी पौधे, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। कीट भक्षी पौधे यानी कि ऐसे 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 पौधे जो दलदल एरिया में रहते हो, दलदल एरिया में निवास करते हो, उनका जो वास स्थान है दलदल एरिया हो। दूसरे, ये नाइट्रोजन की कमी के इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन को पूरी करने के लिए कीटों को भक्षण करते हैं। तो अब वो कीटों को कैसे भक्षण करते हैं वो अभी बताऊंगा। कीट भक्षी तो समझ में आ गया, दूसरा अमरबेल समझ में आ गया। अमरबेल तो ये नॉर्मली एक जो भी गांव में जो भी जो ओल्ड प्लांट्स होते हैं उनमें उनके ऊपर लटकी रहती हैं, पीली पीली कलर की बेल होती है। दूसरी हो गई तुम्हारी इंसेक्टिवोरस कीट भक्षी पौधे, ज्यादातर अमेजोन रेन फॉरेस्ट में होते हैं, यानी कि अमेजोन जंगल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, कीट भक्षी का ये नाम ही है कीट का भक्षण करना। कीट का भक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि इनको अपनी नाइट्रोजन की पूरी पूर्ति करनी पड़ती है। इनकी बॉडी को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या करते हैं नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए इनको कीट भक्षी बोलते हैं। कीट भक्षी का मतलब ऐसे भक्षण नहीं करते कि भैया कीट भक्षी आया, कीट आया और एकदम खा लिया, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले क्या करते हैं कीटों को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं जिसको ये कीटों को अट्रैक्ट करें। जब कीट अट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ऊपर उनकी ऐसी ढक्कन लगी रहती है वो बंद हो जाती है, तो कीट उनके अंदर चले जाते हैं। अब उनके अंदर सबसे घातक एंजाइम होते हैं जिनको हाइड्रोलाइजिस एंजाइम बोलते हैं। वो हाइड्रोलाइजिस एंजाइम रिलीज करते हैं, यानी कि वो निकालते हैं अपने अंदर से कीटों के ऊपर। जैसे ही कीटों के ऊपर ये वो एंजाइम गिरता है वैसे वैसे वो डिकम्पोज यानी कि अपघटित होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गया ना। चलो फिर हम आगे बात करते हैं कि कीट भक्षी कैसे पौधे होते हैं, कीट भक्षी की श्रेणी क्या है, प्रवृत्ति क्या है, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, अमरबेल तो समझ में आएगा, जो गांव के लोग होंगे उन्हें पता चल जाता है अमरबेल क्या होती है। ठीक है, चलो हम कीट भक्षी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट कीट भक्षी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। तो कीट भक्षी नाम से ही उसका काम है कीटों का भक्षण करना। कीट भक्षी पौधे, कीट भक्षी पौधे, तो कीट भक्षी पौधे की जो श्रेणी होती है, कौन कौन सी श्रेणी, उदाहरण क्या क्या है, ठीक है ना, कीट भक्षी पौधों का। तो हम बात करते हैं कीट भक्षी पौधों का, अगर हम उदाहरण की बात करें तो कीट भक्षी पौधे जितने भी जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, ठीक है ना, वो सारे कौन कौन से होते हैं। पहला तो तुम्हारा ड्रॉसेरा हो गया, ड्रॉसेरा, ड्रॉसेरा भी कीट भक्षी प्रवृत्ति में आता है। दूसरा नेपेंथेस, नेपेंथस, ठीक है। तीसरा तुम्हारा लीवरवर्ट्स, लीवरवर्ट्स भी हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट तुम्हारा जो हो गया ड्रॉशेरा हो गया, नेपेंथेस हो गया, लीवरवर्ट्स होगा, बेनस फ्लाई ट्रैप। दूसरा क्या होगा तुम्हारा, बेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है ना। ये तुम्हारे क्या सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, यानी कीट भक्षी पौधे होते हैं। ये इन सबको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, यानी कि N2। इन सबको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, जैसे हमारा ह्यूमन नेचर है, हमको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, खाना चाहिए। हमारी बॉडी को नीड क्या है, ग्लूकोज की है, इसलिए इनकी बॉडी को नीड क्या है, नाइट्रोजन की है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की फुलफिल करते हैं, पूरी करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, उनकी डेड बॉडी को अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। ये नाइट्रोजन की कमी के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। कीट भक्षी का नाम ही है नाइट्रोजन की कमी के लिए कीटों भक्षण करना। ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन की कमी के लिए कीटों का भक्षण करते हो, अपनी बॉडी में नाइट्रोजन को फुलफिल करते हैं, यानी कि पूरी करते हैं, पूर्ति करते हैं अपने अंदर नाइट्रोजन की। ऐसे पौधे को क्या बोलते हैं हम, कीट भक्षी पौधे। चलो हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कीट भक्षी पौधे का, थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो कीट बच्ची पौधे में सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉसेरा का बना लेते हैं, ड्रॉसेरा का बना लेते हैं। ठीक है, तो हम ड्रॉसेरा का सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो गया तुम्हारा,
ड्रॉसेरा का डायग्राम हो गया। ठीक है ना। ये क्या होती है तुम्हारी नलिका होती है। ये नलिका डायरेक्ट कहाँ पे खुलती है, इनकी बीच वाले पोर्शन में। ये बीच वाला पोर्शन जहाँ पे कीटों का भक्षण होता है, यानी कि जहाँ पे कीटों को पचाया जाता है। यहाँ पे ये जो भरा रहता है, जो लिक्विड भरा रहता है, ठीक है ना। एक मिनट। जो इनके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है ना, जो लिक्विड ऐसा भरा रहता है इनका, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है, तुम्हारा लिक्विड आता है, जो लिक्विड यहाँ पे वो लिक्विड क्या होता है, भरा रहता है, ठीक है ना। यहाँ से लिक्विड आता है, तो हाइड्रोलाइजिस एंजाइम होता है। जैसे यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे अगर जैसे यहाँ पे कीट आया, अंदर आया, तो ये क्या कर ले लगते हैं, जो इनकी जो कोशिका होती हैं, सेल होती हैं, वो क्या करने लगती हैं, एंजाइम को सिक्रीट करने लगती हैं अंदर, जहां पे तुम्हारा क्या है, इंसेक्ट है, कीट है। जैसे ही उनकी बॉडी पे पड़ता है तो कीट क्या होने लगते हैं, गलने लगते हैं, यानी कि डीजनरेट होने लगते हैं। ठीक है। और उसके बाद पर हम बात करें, ये एक एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। इनकी यहाँ पे सरफेस पे एक वो क्या बोलते हैं, इनकी सरफेस पे ऐसी ऐसी एक वो कोशिका होती हैं। ये कोशिका होती है, ये कोशिका का काम क्या होता है, ये एक फ्लूइड को सिक्रीट करती है। ठीक है। एक मिनट थोड़ा। ठीक है। ये क्या करती हैं, कोशिका को सिक्रीट करती हैं। इन कोशिका को काम क्या होता है, ठीक है ना। इन कोशिका को काम क्या होता है, एक फ्लूइड को सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं ओडम नेक्टा। इस फ्लूइड का नाम क्या होता है, ओडम नेक्टा। ओडम नेक्टा। ये क्या होता है, इस इस लिक्विड को रिलीज करते हैं। इस लिक्विड का क्या होता है, इसको हम स्मेलिंग लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इससे स्मेल जनरेट होते हैं, इसे इसको बोलते हैं स्मेलिंग फ्लूइड। फ्लूइड भी बोल सकते हैं, स्मेल फ्लूइड। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्मेल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। ये क्या होती हैं, ये इनके सरफेस पे होता है, सेल्स होती है, कोशिका होती है, जिसको बोलते हैं, इन कोशिका का नाम है, इन कोशिका का नाम है कैरोटिक सेल। कैरोटिक सेल। कैरोटिक कोशिका। ठीक है। इन कोशिका का काम क्या होता है, एक फ्लूइड को सिक्रेट करती है, बाहर निकालती है, जिससे जितने भी कीट होते हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। जिसको नाम है ओडम नेक्टा। ओडम नेक्टा का काम, ओडम नेक्टा की अगर हम स्मेल देखें तो उसको स्मेल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, स्मेल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे इंसेक्ट आता है, जैसे यहाँ पे इंसेक्ट आता है, जैसे यहाँ पे बैठता है तो ये नीचे चला जाता है। इंसेक्ट जैसे यहाँ पे नीचे गया तो नीचे नीचे जाके बीच सेंटर पे आ जाता है। ठीक है ना। सेंटर यहाँ पे जो उसका जो पाचन क्रिया स्टार्ट होती है कीट बच्ची पौधों में, तो यहाँ पे आ जाता है। तो जो ये लेयर होती है, जो ये लेयर होती है, ये क्या करती हैं, यहाँ पे कुछ कोशिका उपस्थित होती हैं। उन कोशिका का नाम है, यहाँ पे एक कोशिका सरफेस पे ऐसी ऐसी कोशिका उपस्थित होती है। ठीक है ना। इन सरफेस पे ऐसी ऐसी कोशिका उपस्थित होती है। ये कोशिका का जो नाम है, एक मिनट, इन जो कोशिकाओं का नाम है, इन कोशिका को क्या बोलते हैं, पेटोरिस सेल। पेटोरिस कोशिका, पेटोरिस कोशिका या पेटोरिस सेल बोलते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम। ये हाइड्रोलाइसिस यानी कि जैसे हमारे जो अमाशय में तेजाब भरा रहता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वैसे ही इनके अंदर, इन सेल के अंदर
हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होता है, जैसे ही इंसेक्ट आता है, जैसे इनकी पाचन क्रिया में इंसेक्ट आता है, वैसे सेल क्या करने लगती है, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम को बाहर निकालने लगती है। जैसे ही वो इंसेक्ट की बॉडी पे पड़ता है तो इंसेक्ट अपघटित होने लगता है, यानी कि डिकम्पोज होने लगता है, वहां पे सड़ने लगता है। वैसे ही क्या करती हैं, उससे जो कीट है, कीट से क्या करती हैं, अपनी नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में पूर्ति करती हैं। ठीक है, अपनी नाइट्रो वो क्या करती है, कीट को जैसे कीट गलना स्टार्ट हो जाता है ना, वैसे वो क्या करते हैं ना, अपनी नाइट्रोजन को पूरा करने लगते हैं, अपनी बॉडी को फुलफिल हो जाए, यानी कि उनकी जो बॉडी में जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी हो जाए। ठीक है ना, वो काम करती हैं। ठीक है, ये होती है तुम्हारी इनर लेयर, यानी कि जो अंदर वाली भित्ति, अंदर वाली भित्ति लिख लो, जिसको हम इनर लेयर बोलते हैं। ठीक है, ये होती है तुम्हारी आउटर लेयर, आउटर लेयर। ये जहां पे तुम्हारा ये जो पाचन क्रिया चल रही है, इसको क्या बोलते हैं हम तुमको, मिडिल, मिडिल स्टीलूलर पोजीशन, जहां पे इनकी जो वो चलती है ना, उसको बोलते हैं मिडिल स्टीलूलर पोजीशन। ठीक है, यहां पे वो अपने क्या करते हैं, पाचन क्रिया को संभव करते हैं। ठीक है, चलो हम बात करते हैं, ये तो सारी चीजें पता हो गई ना, ये कीट कैसे अट्रैक्ट होते हैं। पहले वो सबसे पहले वो क्या करते हैं, ये होती है ढक्कन। ठीक है, ये क्या होता है, बॉक्स होता है, स्पिटिंग बॉक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, स्पिटिंग बॉक्स, ये ढक्कन होता है, ऊपर लगा रहता है, जैसे ही कीट अंदर जैसे खिसकता है वैसे वो बंद हो जाता है। ठीक है, कीट को जब तक बाहर नहीं निकलने देता, जब तक वो पूरी तरह से डाइजेस्ट ना हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारे कीट बच्ची का। ठीक है, ये कीट बच्ची का हो गया तुम्हारा पूरा। ठीक है, पूरा डायग्राम हो गया, कहां से कहां हो गया। ठीक है, कौन सी सेल कौन सा लिक्विड रिलीज कर रही है, कौन सा एंजाइम रिलीज कर, देखो ईएनजेड होता है, ईएनजेड का मतलब होता है एंजाइम, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, एंजाइम। ठीक है ना, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, उसके बाद हम, ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेना और नोट डाउन कर लेना। ये तुम्हारे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पीएनएसटी में, ओईएमएस नर्सिंग जैसी चीजों में बहुत ज्यादा पूछते हैं, डीप में बहुत ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, इसलिए क्या करना, ये सारी चीजों को लिख लेना आराम से। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना। ठीक है, क्या डाउट है। चलो, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आगे पढ़ते हैं। वैसे आज टारगेट था कि पूरा करें, लेकिन ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पूरा टारगेट कर लेंगे।